गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक। काफी दिनों से बच्चों को इंतजार था इस सब्जेक्ट का भी, तो कंटिन्यू 2-3 दिन इसी की क्लास लेंगे। सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास चालू होगी, परेशान मत हो, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की। देखो क्या है ना, अभी हम मैराथन क्लास चला दे, एग्जाम के दिन तक तुम फिर भूल जाओगे। सपोज करो आज मैं फार्माकोलॉजी की मैराथन क्लास चालू कर दिया होता, समझे। अगर आज मैं चालू कर दिया होता तो एग्जाम को तुम्हारे लगभग लगभग 9 दिन हो गए। 9 दिन तक तुम उस क्लास को वैसे भी भूल जाओगे। क्या करोगे? 9 दिन तक उस क्लास को, मींस जो भी ली है क्लास, वो भूल जाओगे, राइट। तो यही एक वजह है कि मैराथन क्लास अब चलाई जा रही है। मींस यस, लॉ एथिक्स ने सभी सब्जेक्ट की। यस, वो भी देखना है ना कि एग्जाम की डेट शीट बढ़ती है घटती है, इसीलिए मैंने ट्यूसडे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यस बिल्कुल। देखो क्या है ना, एग्जाम के टाइम पे तुम रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो? हम्म। ठीक है, चलो भाई, इस सेशन को कवर करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के मूलभूत सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और उसके बाद वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग। टारगेट है कि इतने टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे यहां से। परेशान मत हो तुम लोग, बताया ना मैंने कि मैराथन क्लास में हम बाकायदे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। मैराथन क्लास में सभी सब्जेक्ट के किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, उनका क्या क्या आंसर लिखना है, वो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी, इसलिए परेशान नहीं। अभी फिलहाल टॉपिक पे कंसंट्रेट करो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके नोट्स मैंने बनाए हैं ताकि तुम लोगों को सुविधा हो सके पढ़ने में, है ना। ठीक, चलो भाई, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में। इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ध्यान से। अब देखो, मैसेज मैंने सारी बातें तुम्हारी मान ली, बेटर है कि अब मैसेज बंद कर दो, ठीक, क्लियर। अब मैसेज बंद कर दो। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, जिसपे बच्चों के कॉन्सेप्ट कभी नहीं क्लियर हो पाते, तो हम शुरुआत ही करते हैं कहां से? डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, कि क्या होता है इकोलॉजी, क्या होता है इकोसिस्टम, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो इकोलॉजी क्या है? ये साइंटिफिक स्टडी होती है। कहने का मतलब, इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है स्टडी, ठीक, स्टडी है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम ये क्या है? एक सिस्टम है। और सिस्टम कैसे बनता है? जैसे बॉडी की बात करें, बॉडी में पहले सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरह से हमारी बॉडी बनती है, क्लियर। तो ये सिस्टम है। सिस्टम के अंदर जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उन सबका एक दूसरे से रिलेशन, और यहाँ पे हम उस रिलेशन की स्टडी करते हैं। ये स्टडी है, ये एक साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं। और यहाँ पे सिस्टम है, हम जानेंगे कि एक दूसरे से जो कम्युनिटीज हैं वो किस तरह कनेक्टेड रहती हैं। ह्यूमन हवा के साथ, पेड़ पौधों के साथ, सन के साथ, बैक्टीरिया के साथ, है ना, जानवरों के साथ किस तरीके से कनेक्ट है, किस तरीके से रिलेशन है, ये सारे सिस्टम हैं। और उनकी स्टडी करना वो होता है इकोलॉजी। क्योंकि हम आगे इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, इसीलिए बता रहा हूं। क्योंकि बच्चों को लास्ट ईयर क्या है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कंफ्यूज होगा। इकोलॉजी पूछा था, इकोसिस्टम लिखा था, इकोसिस्टम पूछा था, इकोलॉजी। तो ध्यान से, इसीलिए हमने कहा शुरुआत ही करते हैं हम डिफरेंस से। तो भाई इकोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी
जो इन्वायरमेंट, जो ऑर्गेनिज्म, अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है और जो इन्वायरमेंट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी की जाती है इकोलॉजी के अंडर में। इसकी स्टडी की जाती है इकोलॉजी के अंडर में, ठीक, इंक्लूडिंग बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब वो जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट का, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग हो, बायोटिक या एबायोटिक दोनों तरीके से हो सकता है। तो ऑर्गेनिज्म और उनके बीच का जो इंटरेक्शन है भाई, ऑर्गेनिज्म, अब ऑर्गेनिज्म में सब कुछ हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, ठीक, इनका आपस में विद इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट बायोटिक हो सकता है, मींस लिविंग इन्वायरमेंट, एंड एबायोटिक, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। इनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करने को इकोलॉजी बोलते हैं। और इकोसिस्टम, इको स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, है ना, जो कम्युनिटी है, प्लांट की कम्युनिटी हो गई है ना, ईगल्स हो गए, सांप हो गए, बिच्छू हो गए, ये सब क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये सब क्या है, ये सब कम्युनिटीज हैं जो एक दूसरे से के रिलेशन में चलती हैं, है ना, एक दूसरे के साथ। अगर सिर्फ इंसान इंसान रहे, सारे माइक्रोब्स खत्म हो जाएं, तो जब इंसान खत्म होता है तो माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, तो डिकम्पोजिशन खत्म हो जाएगा। तो ये जो इको जो सिस्टम बना हुआ है वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जब पेड़ पौधे ज्यादा कट जाते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट का इकोसिस्टम बदल जाता है, मींस कम हो जाता है। कोई जानवर अगर कम हो जाए, वही कहते हैं ना, सभी प्रजातियां होनी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी? ताकि जो इकोसिस्टम का बैलेंस है वो बैलेंस बना रहे। सिर्फ प्रोड्यूसर ज्यादा हो जाएंगे, कंज्यूमर और डिकम्पोजर कम हो जाएंगे, तो सिर्फ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर रहेंगे, है ना। तो प्रोड्यूसर भी चाहिए, कंज्यूमर भी चाहिए और डिकम्पोजर भी चाहिए। इन सबका जो है आपस में रिलेशन है, वो रिलेशन बना होना चाहिए, इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इकोलॉजी एक साइंस है, साइंस स्टडी है इनके रिलेशन की। और इकोसिस्टम ये सिस्टम है जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज का आपस में इंटरेक्शन होता है। ओके, अब शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी के मूल सिद्धांत। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम एक्सप्लेन करेंगे। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। इकोलॉजी में स्टडी की जाती है, ये बायोलॉजी की एक साइंस है जिसमें स्टडी की जाती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। विद फिजिकल इन्वायरमेंट, गर्मी है, सर्दी है ना, जिस तरीके का भी जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उनके बीच में सारे ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, इसकी स्टडी की जाती है इकोलॉजी में। टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड कंबाइनिंग दो, जो टर्म इकोलॉजी है दो टर्म से मिलकर बना है। ओइकोस, ग्रीक वर्ड ओइकोस का मतलब होता है हाउस या ड्वेलिंग या प्लेस, है ना। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। जिस प्लेस पे ऑर्गेनिज्म आपस में बड़े हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसकी स्टडी करने को हम इकोलॉजी बोलते हैं। एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे एक तरह से, जो एनिमल्स पे स्टडी कर रहे थे, तो कह सकते हैं जर्मन जूलॉजिस्ट थे अर्न्स्ट हैकल, जिन्होंने टर्म इकोलॉजी 1866 में सबसे पहली बार क्वाइंड किया, सबसे पहली बार इस्तेमाल किया या डिस्कवर किया। किसने किया? अर्न्स्ट हैकल ने। इट फोकसेस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड देयर हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे लिविंग लोग रहते हैं, उनका वहां के हैबिटेट, उस प्लेस और उस इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके का रिलेशन है, इसके बारे में इन्होंने स्टडी की और उसका नाम दिया इकोलॉजी, राइट। अब इसी को अगर हिंदी में कहा जाए तो जीव और उनके पर्यावरण के बीच में जो अंतः क्रियाएं यानी जो इंटरेक्शन होता है, उसके अध्ययन को बोलते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। देखो फालतू के सवाल मोहम्मद फैजल पूछ रहे हैं, कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा?
हम कह रहे हैं अभी खत्म हो गया। किस कॉलेज में पढ़ाया जाता है बताओ? एनवायरमेंट कहीं पढ़ाया जाता है? मैं पढ़ा रहा हूँ। अब फिर फालतू डिस्टर्बेंस मत क्रिएट करो तुम लोग, मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ के कितने में खत्म हो जाएगा। अरे मैंने लिख दिया एनवायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट, खत्म, पढ़ लो जाके। ठीक, कोई एक्सेप्शनल कॉलेज भी नहीं जहां ये पढ़ाया जाता है। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच में जो अंतःक्रियाएं हैं उनका अध्ययन, या जीवों के बीच में संबंध और उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संपर्क को समझने का विज्ञान है ना? समझने का विज्ञान है पारिस्थिति को समझना। जैव विविधता बोले तो बायोडाइवर्सिटी और प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि एग्जाम का टाइम है इसीलिए जिसको हिंदी में समझ में आए वो हिंदी में समझो, जिसको अंग्रेजी में समझ में आए अंग्रेजी में। डुअल लैंग्वेज में ही इसके नोट्स बनेंगे। दूसरी चीज, इसके नोट्स डाउनलोड करने की सुविधा आपके पास होगी। इसके नोट्स आप चाहोगे तो डाउनलोड करके प्रिंट ले सकोगे, राइट? इसको मैं साइड में दे दूंगा। क्लियर है? यस, मैसेज मत करो, बता रहा हूं ना। इसके नोट्स आप जो है मैं दूसरी जगह पे जहां से डाउनलोड हो सकता है मैं वहां पे दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलो भाई। अब कुछ की कॉन्सेप्ट हैं, यानी पारिस्थितिकी संगठन के स्तर हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म हो गया, पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलोगे? ऑर्गेनिज्म को बोलोगे जीव, पॉपुलेशन को बोलोगे जनसंख्या, कम्युनिटी को बोलोगे समुदाय, और इकोसिस्टम को बोलोगे पारिस्थितिकी तंत्र, बायोस्फीयर को बोलोगे जैवमंडल। क्या बोलोगे? जैवमंडल, है ना? तो ऑर्गेनिज्म का मतलब एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग। ये कुछ कंपोनेंट हैं जो इकोलॉजी की स्टडी में मददगार हैं। इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत प्रणाली, मींस व्यक्तिगत जीव। पॉपुलेशन का ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक ही स्पीसीज के, जैसे आदमी लोग इंसान हैं, है ना? जो इंसान है वो लोग क्या करते हैं? वो एक ही ग्रुप के हैं। भाई गाय हो गई, भैंस हो गई, ठीक, पंछी हो गए, ये सब एक ही ग्रुप के हैं, इनको बोलते हैं पॉपुलेशन। पंछियों की पॉपुलेशन, जानवरों की पॉपुलेशन, इंसानों की पॉपुलेशन, कीड़े मकोड़ों की पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। कम्युनिटी, डिफरेंट पॉपुलेशन स्पीसीज लिविंग टुगेदर। एक ही जगह पे अलग अलग कम्युनिटी के पॉपुलेशन रहती है। जैसे आप जंगल में चले जाओ, जंगल में पंछी भी रहेंगे, जंगल में आदिवासी इंसान भी रहते हैं, जंगल में जानवर भी रहते हैं ना। तो अलग अलग कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी। इकोसिस्टम, इन सबका आपस में क्या इंटरेक्शन है, किस तरीके से इंटरेक्ट करते। कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, जंगल के इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर बायोस्फीयर की बात करें, ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम, ग्लोबली यानी वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जा रही है। इंटीग्रेटिंग यानी पूरे विश्व में जितनी कम्युनिटीज हैं, जितने एटमॉस्फेयर हैं, उन सबका आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, इंटरेक्शन, क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। एक अर्थ क्या है? एक तरह का बायोस्फीयर है जहां लिविंग सिस्टम रहते हैं विद फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक, अब इसी में दो तरह के कंपोनेंट, एक बायोटिक, एक एबायोटिक, यानी जैविक अजैविक। बायोटिक में लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग में क्या क्या आएगा? लिविंग बीइंग में प्लांट है, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस है, मींस जिनमें जान होती है। एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग इकोसिस्टम में जैसे सनलाइट, सूरज की रोशनी में कोई जान नहीं, पानी, टेम्परेचर, मिट्टी और हवा, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है। ये काहे के? पारिस्थितिकी के यानी इकोलॉजी के ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। बायोटिक में प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई यानी प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और नॉन बायोटिक यानी एबायोटिक की बात करें, सनलाइट, वाटर। देखो इन्वायरमेंट तो वैसे ही बहुत आसान है, बहुत आसान, सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं, रटना नहीं, हिंदी अंग्रेजी दोनों बता रहा हूं, समझ लो और यही लिख देना, ठीक है? इसके बाद इंटरेक्शन विद इन इकोसिस्टम, आपस में इंटरेक्शन कैसे है? इंटरेक्शन में जैसे प्रीडेशन, प्रीडेशन मतलब जो जानवर दूसरे को खाते हैं, है ना? प्रीडेशन, पर भक्षण भी कहते हैं, जिसमें एक जीव शिकारी होता है और दूसरा जीव शिकार होता है। जैसे ऊपर से बाज, ईगल देखा है? ईगल आता है और किसी भी, जैसे सांप हो गया, है ना, किसी भी कीड़े मकोड़े को देखता है और उठा के लेके चला जाता है।
फिर इसकी ऐसी की तैसी हो गई क्या? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अब तो ठीक है भाई। यस, रिप्लाई दो। हाँ यार, सस्ता वाला जितना पैसा होगा उसी तरह तो है। यस, चलो ठीक। थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रही है कि बाकी ठीक है? ठीक है, बोलो चालू करें आगे। चलो ठीक। ये डिजिटेक वालों को भगा देना चाहिए। अभी ठीक है? इन्वायरमेंट में एमसीक्यू नहीं आता। ये मात्र देखो बेटा, मात्र 50 नंबर का है ना? मात्र 50 नंबर का पेपर आता है जिसमें 17 नंबर लाने जरूरी होते हैं बस। इनके पास रिफंड पॉलिसी नहीं है यार, यही तो समस्या है डिजिटेक वालों के पास। नो रिफंड पॉलिसी। आपका प्रोडक्ट खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनके पास कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। ठीक है, चलो भाई। हाँ, प्रीडेशन मतलब ये परभक्षण, जिसमें एक शिकारी होता है, दूसरा शिकार होता है, जो दूसरे को शिकार बना के खाना खाता है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन व्हेन ऑर्गेनिज्म, जब एक जीव एक ही संसाधन जैसे भोजन पानी के लिए संघर्ष करता है, जैसे इंसान है। जब कंपटीशन है, जैसे वैकेंसी निकलेगी, वैकेंसी में 10 वैकेंसी है, 100 लोगों ने अप्लाई किया। जब 100 लोगों ने अप्लाई किया है, जब 100 लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसमें क्या होता है? उसमें कुछ सिर्फ 10 लोगों को ही नौकरी मिलती, तो क्या होता है? कंपटीशन। एक ही जगह पे रहने वाले लोग उसी भोजन पानी और आवास के लिए आपस में कंपटीशन करते हैं। ठीक। फिर सहजीवी यानी सिम्बायोसिस, विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच में दीर्घकालिक इंटरेक्शन होता है ना, जिसे पैरासिटिज्म बोलते हैं। मींस एक इंसान, जैसे बैक्टीरिया, सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एक लंबे समय तक, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एक लंबे समय तक हमारे साथ ही जिंदा रहते हैं, जिनको गुड बैक्टीरिया, इसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस, या कह सकते हो सहजीवन, है ना। हमारे साथ ही एक दूसरे को बिना बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे के साथ रहते हैं। एनर्जी फ्लो की बात करें, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो कैसे होता है भाई? एनर्जी का तुम्हें मालूम है कि फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? एनर्जी फ्लो किसी भी इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है। मींस एनर्जी इंटर्स इकोसिस्टम थ्रू, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी सनलाइट के थ्रू जाती है। सनलाइट से उसको कौन कैप्चर करता है? प्लांट, यानी प्रोड्यूसर कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक। अब प्रोड्यूसर क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओन फूड, प्रोड्यूसर वो जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। कंज्यूमर वो जो प्रोड्यूसर से अपना फूड खाते हैं। इसमें कई लेवल हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं, मींस जो शाकाहारी होते हैं। ठीक। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो जो मांसाहारी होते हैं, और टर्सरी कंज्यूमर वो जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, मींस सर्वाहारी एक तरह से। ठीक। हिंदी नहीं है क्या? सब कुछ है बेटा, काहे परेशान हो? फिर डिकम्पोजर कौन होते हैं? आगे इसी की हिंदी मिलेगी। अब एक ही पेज पे सब लिख दूंगा तो तुमको दिखेगा नहीं। राइट। हिंदी इंग्लिश डुअल लैंग्वेज में सारे नोट्स बनाए मैंने, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, ये जान लो। ठीक है। यस, डिकम्पोजर क्या होते हैं? डिकम्पोजर वो जो ये जितने भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं, ये जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो कह सकते हो कि भाई एनर्जी कैसे? सनलाइट से प्लांट में आती है, प्लांट अपना फूड बनाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? ये प्राइमरी, जैसे चूहे वगैरह प्राइमरी कंज्यूमर, या रैबिट वगैरह जो इनको खाते हैं, है ना।
जो इनको खाते हैं, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे ईगल हो गया जो इसको खाते हैं, बाद में टर्सरी कंज्यूमर जो उसको खाता है, और डिकम्पोजर क्या, इन सब को डिकम्पोज करने का, प्लांट को भी डिकम्पोज करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर को भी करेगा, और टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर सबको करेगा। ठीक है, सबको करेगा। अब इसी का हिंदी ट्रांसलेशन, ऊर्जा का प्रवाह, देखो उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, और डिकम्पोजर में अब घटक जो तोड़ते हैं, ये उसी का क्या है, हिंदी ट्रांसलेशन है और कुछ नहीं। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल, इकोलॉजी में न्यूट्रिएंट साइकिल आती है, जैसे कार्बन साइकिल। ठीक, कुछ साइकिल हैं काफी आसान सी हैं भाई। सनलाइट आई, प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस में क्या निकला, ऑक्सीजन निकला, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम किसने किया, भाई प्लांट ने किया, है ना। प्लांट रेस्पिरेशन से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ निकला क्या, कुछ निकली ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई, भाई घरों में, फॉसिल कंबस्टन में जो भी नीचे अवशेष पड़े हैं, जब वो जलते हैं, जब वो जलाए जाते हैं, आग लगती है, तो फिर क्या है, टर्सरी जो सेकेंडरी को खाते हैं। देखो प्रोड्यूसर और जो प्राइमरी कंज्यूमर कौन, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन, जो प्राइमरी को खाते हैं, टर्सरी कौन, जो सेकेंडरी को खाते हैं। सिंपल एक सीरियल लगा हुआ है। ठीक है, फॉसिल जब जलते हैं तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और उसको फिक्स करने का काम किसका है, ये है किसका, प्लांट का काम है। इस तरह से कार्बन साइकिल चलती रहती है। फिर वही नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, नाइट्रोजन साइकिल, conversion of nitrogen between different chemical forms through the process like nitrogen fixation, nitrification and denitrification। यह है नाइट्रोजन साइकिल, देख लो, है ना भाई। बहुत सारे पढ़े होंगे तुम लोगों ने प्लांट, जैसे मटर वगैरह, लेगुमिनस के प्लांट, लेगुमिनस के, ह्यूमन तो बेटा टर्सरी में भी चला जाएगा, सेकेंडरी में, वो तो सर्वाहारी है, वो सब कुछ खा लेगा, प्लांट को भी खा लेगा, जानवर को भी खा लेगा, समझे। यस, वाटर साइकिल भी परेशान मत हो। तो नाइट्रोजन जो भी निकलता है, जैसे घोड़े ने गोबर किया, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा है। लाइटनिंग यानी जब बादल गरजते हैं तो वहां से बहुत सारा नाइट्रोजन आता है, पानी के थ्रू बहुत सारा नाइट्रोजन आता है, और इस नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कौन करते हैं, हमारे प्लांट करते हैं। प्लांट करते हैं और कुछ बैक्टीरिया करते हैं, है ना। प्लांट और बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक, फिर आता है वाटर साइकिल। क्या आता है, फिर आता है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में मूवमेंट ऑफ वाटर दिखाते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर साइकिल कैसे होता है भाई, कैसे होता है वाटर साइकिल। अब जैसे ये नदियां हैं, समुंदर है, ये सब क्या है, यहां से सनलाइट ऊपर आती है तो ये पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर बादल बन जाता है। ठीक, बादल बन जाता है, कंडेंस हो जाता है, और बाद में जब बादलों का लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर वही क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन होने लगता है, यानी बारिश के फॉर्म में गिरना शुरू होता है। तो वाटर साइकिल कैसे भाई, पहले क्या है, ये नदियां, झरने, समुंदर, इन सब का पानी, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके बादल का फॉर्म ले लेगा। फिर बादलों पे लोड जब ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या है, वो प्रेसिपिटेट होके पानी के फॉर्म में फिर से गिरना शुरू करते हैं, फिर से नदियों में मिलते हैं, और फिर से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक, ठीक है। फिर पारिस्थितिकी का महत्व यानी इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस में जैव विविधता बोले तो बायोडाइवर्सिटी, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। भाई जो भी संसाधन है उनका प्रबंधन करना, मींस उनको सुनिश्चित करना, जैसे पानी हो गया, है ना, मिनरल्स हो गए, वुड वगैरह हो गए। अगर पानी ने, पारिस्थितिकी सिस्टम अगर सही नहीं रहेगा तो इन सब का सिस्टम बिगड़ जाएगा। पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन, जैसे वही इंपॉर्टेंस जस्ट अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब इकोसिस्टम में अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहती है। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, पानी हो गया, मिनरल हो गया, टिम्बर्स हो गया यानी लकड़ी हो गया, सारा का सारा रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, मींस कुछ भी एटमॉस्फेयर में कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इकोसिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, ना तो फॉरेस्ट कम होना चाहिए, ना मछली पालन कम होना चाहिए, और ना एग्रीकल्चर कम होना चाहिए, है ना।
जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे असर नहीं पड़ेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड असेसमेंट, अगर हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी गड़बड़ होता है तो फिर इन्वायरमेंट पे दुष्प्रभाव पड़ने लगते हैं। भाई जंगल ज्यादा काट दोगे, देख रहे हो आज की डेट में गर्मी कितनी है। कोई इंसान कह दे कि नहीं भाई हमारे यहाँ गर्मी नहीं पड़ती है, चाहे वो एसी में रह रहा हो और चाहे वो पंखे में रह रहा हो, हर इंसान परेशान है इस वक्त गर्मी के चक्कर में। वजह क्योंकि हमारे देश को 500 करोड़ से ज्यादा पेड़ों की जरूरत है टेम्परेचर को डाउन करने की, अदरवाइज अगले साल यही टेम्परेचर फिर से 2 डिग्री बढ़ जाएगा। अब की टेम्परेचर 50 डिग्री, और जहां जहां 50 डिग्री टेम्परेचर गया है बॉडी का सिस्टम बिगड़ जाए, क्योंकि आपके बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस पे रहने की आदत है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सब सिस्टम बिगड़ेगा तो एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा, जिसकी वजह से ह्यूमन एक्टिविटी प्रभावित होंगी। क्लाइमेट चेंज होगा, जब बारिश होनी है तब बारिश नहीं होगी, गर्मी जरूरत से ज्यादा पड़ेगी, ठंडी जरूरत से ज्यादा पड़ेगी, और जब सीजन अपने समय पे नहीं आएगा, जब बारिश का सीजन चला जाएगा तब बारिश हो रही है ना। तो ये सब क्लाइमेट मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज का यही प्रभाव होता है। ठीक, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी हो गया, अब हम इकोसिस्टम की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अभी तक हम स्टडी कर रहे थे सभी कम्युनिटीज के आपस में इंटरेक्शन की, अब हम इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि एक जीव दूसरे जीव से कैसे कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। यह प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीवित जीव और उनके भौतिक वातावरण के साथ जो इंटरेक्शन है उसके बारे में बात की जा रही है। इसमें जैविक घटक और अजैविक यानी बायोटिक, एबायोटिक, जैसा हमने बताया था, दोनों शामिल होते हैं। इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, दिस इंटरेक्शन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसके किसके बीच में? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बायोटिक और एबायोटिक के बीच में, यस, है ना। ओके, फिर पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य घटक कौन से हैं? जैसे ये घटक हम पहले भी बात कर चुके हैं इकोलॉजी में, सेम वही सारी चीजें हैं। ठीक, जैविक यानी बायोटिक में क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर, कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और अपघटक में डिकम्पोजर, दोनों में सेम चीजें लिखनी है। ठीक, ये बायोटिक और डिकम्पोजर, यही सारी चीजें लिखनी है आपको, अलग अलग कंफ्यूज मत होना। चाहता मैं तो इकोलॉजी इकोसिस्टम एक साथ पढ़ा देता, लेकिन वहां पे तुम कंफ्यूज हो जाते कि इकोलॉजी आया अब क्या लिखूं, इकोसिस्टम आया अब क्या लिखूं, इसलिए दोनों को सेपरेट कर दिया मैंने। दोनों में सेम चीजें, मैंने इसीलिए शुरुआत में इकोलॉजी इकोसिस्टम में डिफरेंस बता दिया कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। इकोलॉजी एक तरह से देख लो इकोसिस्टम की स्टडी है, कह सकते हो। इकोलॉजी कोई पूछे तो इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, है ना। यस, तो एबायोटिक कंपोनेंट वही सारे जो हमने बताए थे, पानी है, सॉइल है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है। ठीक, ये कैसे हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। फिर बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। ऊर्जा का सोर्स कैसे होगा? यूनिफॉर्म एनर्जी। कैसे भाई? पहले सन से, सूरज से एनर्जी आई कहां पे? प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के पास। फिर इस यहां से एनर्जी गई प्राइमरी कंज्यूमर के पास, फिर यहां से एनर्जी गई सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, फिर गई टर्सरी कंज्यूमर के पास, और फाइनली कहां पे? डिकम्पोजर के साथ फिर से वापस वो चली गई इन्वायरमेंट में। इस तरीके से एनर्जी का साइकिल यानी ऊर्जा का प्रवाह चलता रहता है। ठीक, अब फूड वेब की बात करें यानी खाद्य जाल की। वास्तविक पारिस्थितिकी तंत्र में कई तरह की फूड श्रृंखलाएं होती हैं, कई तरीके के फूड श्रृंखलाएं हैं जो हम लोगों ने शायद 7th 8th 9th में खूब पढ़ी हैं, जिसमें से जटिल खाद्य श्रृंखला बनती है। एनर्जी फ्लो सिस्टम, एनर्जी फ्लो सिस्टम, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन, जहां से हमको बेसिकली मिलता है। फूड चेन, एनर्जी फ्लो, फूड वेब की बात करें तो रियलिटी ऑफ इकोसिस्टम कंटेन्स मैनी इंटरकनेक्टेड, उसी का, जैसे ये फूड वेब है ना, उसी का जस्ट अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ये, कि बहुत सारे भाई इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड वेब, बहुत सारे एनर्जी खाद्य जाल बने हुए होते हैं। अब इसमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, जो हमने इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में पढ़ा है, सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वही है ना।
कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जल चक्र, देखो वही है जो इकोसिस्टम में, जो इकोलॉजी में पढ़ा है वही सारी चीजें हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व, जो इकोलॉजी का महत्व था वही पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है। पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी संतुलन मींस इकोसिस्टम का संतुलन बना रहे, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता रहे और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बना रहे। क्लियर? फिर आता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ इकोसिस्टम। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, मोहसिन, धर्मेंद्र शुक्ला, प्रशांत दक्ष, भाई तुम लोग मैसेज बंद करोगे या मैं तुम लोगों को ब्लॉक कर दूं? ब्लॉक कर दूंगा तो कल से क्लास ले नहीं पाओगे, राइट? और ये जो मंथली वाले बच्चे मैं देख रहा हूं, मंथली कोर्स जो बच्चे लिए हैं उनके मैसेज सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि जो रेगुलर बैच के उनको पता है कि यहाँ डिसिप्लिन में रहना है। प्रद्युमन तिवारी कह रहे हैं खाली अंग्रेजी में बताइए। बेटा प्रद्युमन तिवारी खाली तुम अकेले नहीं हो यहाँ पे, यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे हैं, राइट? एक चीज और जान लो, इन्वायरमेंट को सीरियसली ना ले रहे हो तो मैं बंद कर दूं, ना पढ़ाऊं, मैं बाकी टॉपिक पे आ जाऊं। एनर्जी वेस्ट ना हो मेरी, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। याद रहे, इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट बिना पास किए आप सेकेंड ईयर पास नहीं हो सकते। और सबसे ज्यादा बैक इन्वायरमेंटल एजुकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट में लगी हैं, अपने सीनियर को फोन करके पूछ लेना। क्लियर है? अपने सीनियर्स को कंफर्म करके पूछ लेना भैया ना। तो रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल मतलब जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, यानी नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो स्वाभाविक रूप से पुनः पूर्ति होते हैं, मतलब उनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी जल चक्र के माध्यम से, है ना भाई? पानी कहां पे गया? पानी पहले कहां पे है? रिवर में है माना, है ना? रिवर में गया, रिवर से इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके क्लाउड बना, मींस बादल बना। ठीक, बादल भारी हो गए तो फिर बारिश हो गई यानी रेन हो गई, और फिर पानी पहुंच गया रिवर में, फिर से सनलाइट की वजह से ये फिर इवेपोरेट होगा, फिर क्लाउड बनेगा। इस तरीके से ये रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक उसी तरह से सोलर एनर्जी जो असीमित है, ये बार बार इसी तरीके से उपयोग में आती रहती है। विंड एनर्जी हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा जिसका उपयोग पवन चक्कियों में बिजली बनाने में किया जाता है। पवन चक्कियों में बिजली बनाने में किया जाता है। जैविक संसाधन, बायोलॉजिकल रिसोर्स की बात करें, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्रजनन कर सकते हैं, मींस वो अपनी साइकिल को बढ़ाते हैं। ठीक, अपनी साइकिल को बढ़ाते हैं। कोई नोट्स नहीं, तुम लोग बनाओ, अपने नोट्स खुद बनाओ, कोई जरूरत नहीं, है ना? पौधों और जानवर को जो प्राकृतिक रूप से पुनः प्रजनन करके अपनी लाइफ साइकिल को बढ़ाते, जैसे वनस्पति हो गया, कृषि फसलें हो गई, मछलियां हो गई, वन्य जीव हो गए। कल से मंथली बच्चे, जितने भी मंथली कोर्स के बच्चे हैं, वो लाइव क्लास का पार्ट नहीं होंगे। क्लियर कट एकदम, कोई इफ कोई बट नहीं, है ना? नेक्स्ट आता है जियोथर्मल, जिसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। क्या बोलते हैं? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के भीतर की गर्मी से उत्पन्न ऊर्जा, यानी अर्थ की एनर्जी, है ना? मंथली वालों को मैंने सोचा एग्जाम टाइम है, कुछ लाइव क्लासेस दे दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा, मैं तो नाम जानता हूं ना कि कौन किस में है। ठीक है, एंग्री बर्ड जिस नाम जो भी है, इस नाम से इसको भी कल ब्लॉक कर दूंगा, कल ये भी क्लास नहीं ले पाएगा। ठीक है, भूतापीय मींस एनर्जी जो धरती के अंदर से है, उस एनर्जी भी कैसी है? रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक, अब अनवीनीकरण मींस नॉन रिन्यूएबल सोर्स, जिनको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिनका हम इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते, यानी अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार उपयोग हो जाने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं होते। जो पुनः उत्पन्न नहीं होते उनकी पुनः पूर्ति में बहुत अधिक समय लग जाता है, जैसे खनिज यानी मिनरल्स।
पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले अयस्क और खनिज, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब निकालने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं होते, है ना। जीवाश्म ईंधन फॉसिल, जैसे अभी रिसेंटली हसदेव जंगल देखो उत्तराखंड में काटा गया, काहे के लिए काटा गया? इसी के लिए तो काटा गया क्योंकि वहां पे जो जंगल थे, जंगल भाई होता क्या है कि पृथ्वी अपना बैलेंस बनाती है। आज वहां पे जंगल है, किसी भी रीजन की वजह से वहां के जंगल जमीन के अंदर धस गए और किसमें कन्वर्ट हो गए? कोयले में। तो वहां पे कोयले की खदान पाई गई है ना। तो कहीं पर भी भाई पृथ्वी जब अपना बैलेंस बनाती है तो कहीं पहाड़ कोई स्थान ऊपर हो जाता है, कोई स्थान नीचे चला जाता है, उस हिसाब से बैलेंस अपना पृथ्वी बना लेती है। तो जहां पे हसदेव जंगल था उसके नीचे क्या पाया गया? खनिज यानी जीवाश्म यानी कि कोयले की खानें पाई गई, उसकी खुदाई के लिए पूरा पूरा जंगल काट दिया गया, है ना। तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, या परमाणु ईंधन यानी न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम, थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होते हैं। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक, कैसे? नॉन रिन्यूएबल। फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? कौन सा टॉपिक? ग्लोबल वार्मिंग लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग क्या है देख लो भाई। इस एरिया में ग्रीनरी है, यहां ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। ठीक, यानी यहां पे पेड़ पौधे हैं, यहां पे सब ग्रीनरी, पंछी सब दिख रहे हैं। यहां पे ग्लोबल वार्मिंग, ये स्थिति आने वाले समय में हमारे देश की होने वाली है, हमारे यहाँ की ये स्थिति होने वाली है। इस तरीके से देखो, जमीनें बंजर हो गई, कोई भी जीव जंतु नहीं, आजकल किसी को मच्छर भी नहीं काट रहे होंगे, इतनी गर्मी है ना। किसी घर में चींटी वीटी भी नहीं दिख रही होगी। तो ये स्थिति है, ये किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग में जितना पढ़ा दे रहा हूं इससे ज्यादा की नीड नहीं है, तुम लोगों को ध्यान रहे। बताया ना कि 50 नंबर का पेपर होगा जिसमें कम से कम 17 नंबर लाने हैं। इसके नंबर आपके फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होते, फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होते। क्लियर? इसके नंबर फाइनल में ऐड नहीं होते। क्यों? क्योंकि मार्कशीट पीसीआई की तरफ से आती है और ये यूपीबीटी का कंपलसरी, वो चाहे यूपीबीटी, चाहे तुम फार्मेसी कर रहे हो, चाहे तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, तुम चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर यूपीबीटी के अंडर में है कोर्स तो वहां इन्वायरमेंट कंपलसरी है। एक्सक्यूज मी, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग मींस वैश्विक तापमान, इसका अर्थ है पृथ्वी की सतह या वायुमंडल और महासागरों के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि। मतलब पृथ्वी की सतह, हमारा इन्वायरमेंट और जो महासागर हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल पिघल के उसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है। मुख्यतः ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं, उन गैसेस का जो उत्सर्जन है, उन गैसेस का जो निकलना है वो ज्यादा हो रहा है। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रीन हाउस गैसेस, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं पर भी कोई जीवाश्म किसी चीज को जलाया जाता तो कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन गैस, कृषि गतिविधियां, विशेषकर धान की खेती, है ना, धान की खेती, इन सब चीजों में क्या होता है? मीथेन गैस निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड, औद्योगिक गतिविधियां यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या निकलता है? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर और एरोसॉल का जो उपयोग किया जाता है, जैसे डीओ वगैरह लगाते हैं, इन सब में क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो गैस के कंप्रेशर, एसी के कंप्रेशर होते हैं, उनमें से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। वनों की कट, ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद वनों की कटाई, जंगलों का कटाई और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। इन सब की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से वैश्विक तापमान यानी जलवायु में परिवर्तन होता जा रहा है। यानी मौसम का जो पैटर्न है वो पैटर्न बदलता जा रहा है, यानी वर्षा में अनियमितता हो जाएगी और जो मौसम की घटनाएं हैं, कहीं बादल फट जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, ये सारी घटनाएं अपने आप होती चली जाएंगी। ग्लेशियरों का पिघलना,
ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से बाढ़ का खतरा, सुनामी का खतरा जो भी तटीय क्षेत्र है वहां पे ज्यादा हो जाता है। जैविक विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, जैसे जैसे करके आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता जाएगा तो जाहिर सी बात है जंगल कटेंगे तो जो जंगल के जानवर हैं वो कहाँ जाएंगे, शहरों की तरफ जाएंगे, लोग मार के खा जाएंगे उनको, है ना। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे करके घटती चली जाएगी। ठीक, मानव का स्वास्थ्य और गर्मी की वजह से, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ठंडी ज्यादा पड़ेगी, दोनों की वजह से इंसान के स्वास्थ्य पे दिक्कत ज्यादा होगी, मींस प्रभाव पड़ेगा। अगर 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है तो मान के चलो तुम्हारी बॉडी का जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि कितना पसीना, जहां गर्मी आती देखते हो स्वेटिंग होने लगती। स्वेटिंग के लिए तुम पानी तो पी लेते हो, लेकिन जो सॉल्ट निकलता है, तुम देखते होगे कभी भी धूप में बहुत निकलते हो तो क्या होता है, थकान सी महसूस होती है। जब बहुत पसीना आता है थकान महसूस होती है और सिर में दर्द शुरू हो जाता है। ये दोनों रीजन किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि पानी तो निकला, पानी की बोतल ले गए, तुम पानी पीते रहे, लेकिन जो बॉडी के अंदर से मिनरल और सॉल्ट निकल गया वो तुमने नहीं पिया। ठीक, और जैसे ही नमक पानी का घोल पी लेते हो वैसे ही सरदर्द भी गायब हो जाता है और थकान भी, और बॉडी रिफ्रेशिंग हो जाती है। राइट, तो इसकी वजह से जैसे टेम्परेचर, और अगले साल टेम्परेचर, इस साल 47 यूपी में 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम है, और दिल्ली में तो भाई 53 रिकॉर्ड कर लिया गया है। अब अगले साल, हर साल 2 डिग्री बढ़ता है, तो ये मान के चलो कि अगले साल 49 तक पहुंच जाएगा। अब पहुंच गया तो फिर क्या होगा, आप खुद ही सोच लो, इसका अंदाजा खुद ही लगा लो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रीन हाउस गैसेज, इसके बारे में डिस्कशन कल करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग तक ही हम खत्म करते हैं ना। यस, कल की क्लास में भी की थोड़ी बड़ी होगी, कल काफी सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा इसके, मींस पहली और दूसरी यूनिट दोनों में कल खत्म कर दूंगा, उम्मीद है। ओके, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट क्या करेगी, हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, मैराथन क्लास ट्यूसडे से रेगुलर बैच में स्टार्ट कर दी जाएगी। मैराथन क्लास ट्यूसडे से, थोड़ा सा इसका कवर कर लूं, फिर मैराथन क्लास ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलो भाई, बाय बाय।